मुझे बहुत खुशी है कि खुदाई के मददगार के नाम पे इतने नौजवान और नौयुवतियाँ इस संगठन से जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो देश में चुनौती हमारे सामने है वो चुनौती सब लोग उसको समझ रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे कहा गया। और फैजल ने सही कहा कि उससे बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वो ये बात उन्होंने कही कि हमारे जो प्रतीक हैं, हमारी जो विचारधारा है वो असल में ज़्यादा मजबूत है और उसके प्रतीक भी मजबूत है। ये तो दुर्भाग्य है कि कुछ समय के लिए अभी कुछ जिसको छद्म कहते हैं ना, फेक, कुछ छद्म किस्म के लोग जो है वो हावी हो गए समाज पे। एक वैक्यूम था, क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे देश की राजनीति और विचारों के आधार पर नहीं हो रही है। अब वो पेशेवर लोग हैं जो बाकायदा पैसा लगाते हैं जुए की तरह और फिर जीतने के बाद और पैसा बनाते हैं, या जो हार जाते हैं उनका पैसा डूब जाता है। तो ये हमारे देश के राजनीतिक पतन का परिणाम है कि कुछ छद्म किस्म के लोग राजनीति पे हावी हो गए हैं। मुझे ये भी डर लगता है कि ये कुछ माफिया किस्म के लोग, मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी और राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जैसा आदमी कभी पहले रहा हो, जिसका काम है मर्डर कराना और वसूली करना। तो ये भी एक बहुत खतरा है कि माफिया किस्म के लोग राजनीति पे हावी हैं, देश की राजनीति पे एकदम सर्वोच्च स्तर पे। और उस राजनीति को कैसे इनसे मुक्त कराया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। इसके लिए हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन जैसा फैजल ने कहा कि हम अगर ठीक से काम करेंगे, हम अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो हम ज़रूर सफल होंगे। आज भी अगर आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं तो अगर भारत की कोई एक पहचान है पूरी दुनिया में, तो भारत की पहचान गांधी से है और किसी से नहीं है। वो न तो हिंदू धर्म से है, न बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म ज़्यादा लोकप्रिय है पूरी दुनिया में, हिंदू धर्म से ज़्यादा लोकप्रिय है क्योंकि उसको मानने वाले ज़्यादा देशों में हैं। और गौतम बुद्ध तो यहीं पैदा हुए। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति है जिसके नाम के साथ हिंदुस्तान की पहचान जुड़ी हुई है तो वो है गांधी। और मुझे बहुत ये बात को लेकर आश्चर्य हुआ कि 2011 में मुझे गजा जाने का मौका मिला था और सीरिया में हमारी मुलाकात हो रही थी खालिद मिशाल से। खालिद मिशाल हमास के सबसे बड़े नेता हैं और आपको मालूम है कि हमास कोई अहिंसा को मानने वाला संगठन नहीं है। वो भी मौका पाके जो वो मिसाइल स्मगल करके ले जा पाते हैं गजा के अंदर, तो वो भी कभी कभी जवाब देते हैं। हालांकि इजराइल की तुलना में वो कुछ भी नहीं है और उसको तो युद्ध कहना भी बेईमानी है, क्योंकि युद्ध तो दो देशों के बीच में होता है ना। जब इजराइल फिलिस्तीन को देश मानता ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी उसको देश की मान्यता नहीं है। हाँ, जब देश नहीं है तो उनकी सेना नहीं है और आप उसको युद्ध कह रहे हैं, ये तो बहुत ही मतलब एक तरफा बात है। और कभी कभी हमास जो है हथियारों से जवाब देता है इजराइल का,
और इसीलिए उसको इजराइल और अमेरिका आतंकवादी संगठन कहते हैं। हाँ, जबकि वो हमास की चुनी हुई सरकार है गजा में और उनके प्रधानमंत्री हैं बाकायदा इस्माइल हानिया। तो खालिद मिशाल गांधी की बहुत तारीफ कर रहे थे और मुझे ये बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ये हिंसा का रास्ता भी अपनाने वाला संगठन गांधी को क्यों अपना आदर्श मानता है। तो उसने ये कहा कि गांधी को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि गांधी ने जिस जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा था, जिसके साथ अन्याय हो रहा था, ऐसे कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ी। तो गांधी की अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले के रूप में जो छवि है, जिससे मार्टिन लूथर किंग ने भी प्रेरणा ली और दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने भी प्रेरणा ली, और जितने संगठन आम जनता की, खास करके जो कमजोर जनता है, उसकी लड़ाई लड़ते हैं, खास करके अहिंसक तरीके से। ऐसे बहुत सारे आंदोलन हैं देश में जो अहिंसा के आधार पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे एक वो महिला है जो 14 साल से अनशन पे बैठी हुई है मणिपुर में, ज़्यादातर लोग अपनी लड़ाई अहिंसा के आधार पर लड़ते हैं। हिंसा के आधार पे तो लड़ने वालों की संख्या बहुत कम होती है, जो अपने देश में जिनको माओवादी नक्सलवादी कहा जाता है, वो तो बहुत कम लोग हैं, थोड़े से, और वो बनना आसान भी नहीं होता है। वो जो है उसके लिए तो बहुत बहादुरी की जरूरत पड़ती है, मेरा मानना है। और वो जिन आदर्शों को लेके अपने करियर छोड़ के नौजवान चले जाते हैं, वो उनके उद्देश्य, उनके आदर्श बहुत महान होते हैं। रास्ता वो गलत पकड़ लेते हैं, इसलिए ज़्यादातर मामलों में वो सफल नहीं होते हैं और सरकार को एक बहाना मिल जाता है उनको दबाने के लिए। वो हथियारों को जुटाती है और तमाम अमेरिका, इजराइल से मदद लेके, प्रशिक्षण लेके वो अपनी व्यवस्था को मजबूत करते हैं ताकि किसी भी जन आंदोलन को आसानी से कुचला जा सके। लेकिन ज़्यादातर जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं और ख़ास करके अहिंसा के रास्ते से लड़ने वाले लोग हैं, वो दुनिया में गांधी को ही आदर्श मानते हैं, वो और किसी को नहीं मानते हैं। और इसलिए मुझे लगता है खान अब्दुल बादशाह खान भी आपको मालूम है कि वो भी गांधी को ही अपना आदर्श मानते हैं। और मुझे लगता है कि दो ही लोगों ने तो सिर्फ मजबूती के साथ विभाजन का विरोध किया, हिंदुस्तान में गांधी और जो अब पाकिस्तान है वहां पे बादशाह खान। यही दो लोगों ने तो विभाजन का विरोध किया देश, और विभाजन नहीं होता तो आज आप सोचिए कि हम कितनी समस्याओं से मुक्त होते। हम आतंकवाद की नाम की समस्या से मुक्त होते, हम सांप्रदायिकता से मुक्त होते, हम रह रहे कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नौजवान, उनकी गलती सिर्फ ये है कि वो एक सीमा के इस तरफ पैदा हो गया, दूसरा सीमा के उस पार पैदा हो गया, इसके अलावा तो उनकी कोई गलती है नहीं। वो आपस में एक दूसरे को बातें काटते हैं। ऐसी कितनी समस्याएं। हमारा दोनों मुल्कों का बजट का एक बड़ा हिस्सा हथियार खरीदने में जा रहा है। हमने जो सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है परमाणु बम, वो एक दूसरे के लिए बना रखा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है अगर देश का विभाजन नहीं होता। अगर गांधी जी और बादशाह खान की चलती तो विभाजन नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्य से वो हुआ और उसके बहुत दुष्परिणाम हमको झेलने पड़े, दोनों मुल्कों को झेलने पड़े। और सांप्रदायिकता उसी राजनीति का एक बाई प्रोडक्ट कह लें है। और दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो सांप्रदायिक राजनीति का इस्तेमाल करते हैं अपने को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। वहाँ तालिबान है जो कहता है कि वैसे तो हम पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ हैं,
लेकिन अगर हिंदुस्तान से कोई लड़ाई होगी तो हम पाकिस्तानी सरकार के साथ में हो जाएंगे। तो इस तरह के लोग जो है वो उन्होंने पूरे माहौल को ऐसा खराब किया हुआ है कि हमारे आपके लिए वो अब एक ऐसी समस्या बन गया है कि हम मुझे तो कई बार ये बड़ा दुख होता है और ये उनकी साजिश भी है कि हमारी जो मौलिक समस्या है, अब आप अगर हिंदुस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट तो मनमोहन सिंह ने पहुंचा दिया नंबर 1 पे दुनिया में, क्योंकि वो कुछ आंकड़ों का खेल है। वो कुछ चीजें आप कीजिए जैसे गणित में नहीं करते कि कोई रिजल्ट निकालना है तो आप जो है मैनिपुलेट करके हाँ वो रिजल्ट निकाल ही देते हैं। ये हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनको कोई रिजल्ट प्रूव करना है तो वो कुछ मैनिपुलेशन करके जो थियरी उन्होंने बनाई वो रिजल्ट निकाल ही देते हैं। तो इस तरीके से जीडीपी ग्रोथ रेट तो उन्होंने पहुंचा दिया दुनिया में नंबर 1 पे, लेकिन जो हमारे सोशल इंडेक्सेस हैं, यहाँ जो सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनको मालूम होगा कि हिंदुस्तान के सोशल इंडेक्सेस दुनिया में अब हमारी तुलना सिर्फ अफ्रीका के कुछ देशों से हो सकती है, नहीं तो बाकी सारी दुनिया हमसे आगे निकल गई। मतलब नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश ऐसे छोटे छोटे देश हमसे आगे निकल गए। पाकिस्तान जरूर सोशल इंडेक्सेस में हमसे पीछे है, लेकिन आज़ादी के समय हमारा साउथ एशिया में दूसरा नंबर था सोशल इंडेक्सेस में, आज जो है नीचे से दूसरा नंबर पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान में एक्सेस टू सैनिटेशन के मामले में पाकिस्तान हमसे आगे है। टॉयलेट्स की फैसिलिटी वहाँ पे 48% लोगों को है, हिंदुस्तान में 34% लोग। तो हमने अपनी जो मौलिक समस्याएं थी कि इस देश में आधे बच्चे कक्षा 8 के पहले स्कूली व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं। यहाँ आज सुबह जब हम लोग नाश्ता कर रहे थे तो एक छोटा सा बच्चा चाय लेके आया। जिस कैंपस में मैं हफ्ते में 3 दिन पढ़ाने जाता हूँ BHU के, वहाँ भी मेसों में और चाय की दुकानों पे बच्चे काम कर रहे हैं। इस देश में बाल दास्ता के खिलाफ कानून है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम में ब्रैकेट में लिखा हुआ है फ्री एंड कंपल्सरी। अब आप बताइए कि वो फ्री है क्या और कंपल्सरी है क्या? नेशनल यूनिवर्सिटीज के कैंपस में मतलब जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, गैर कानूनी ढंग से बच्चों से काम कराया जाता है। ठीक है, ये शर्म की बात है। तो ये हिंदुस्तान की मौलिक समस्या है कि हमने लिटरेसी पे ध्यान दें। दुनिया के ज़्यादातर देश 99-100% लिटरेसी के स्तर पे पहुंचे हैं। छोटे छोटे देश, मैंने ईरान में एक बार पूछा कि आपकी लिटरेसी रेट कितनी है, तो वो हमको ऐसे देखने लगे जैसे ये सवाल क्यों पूछ रहे। बोले 99% है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य ये सभी नागरिकों के लिए मुफ्त है और दुनिया के ज़्यादातर देशों में मुफ्त है। दुनिया के ज़्यादातर देशों ने 99-100% साक्षरता दर हासिल कर ली। अपने पड़ोस में श्रीलंका है, चीन है, दोनों देशों में 99% लोगों को साक्षरता वो साक्षर है। स्वास्थ्य की सेवा ज़्यादातर देशों में जो है वो सभी नागरिकों को मुफ्त है, अच्छे स्तर पर। हमारे यहाँ क्या दिक्कत है? अब शिक्षा को लेकर तो शिक्षा में हमने अभी कॉमन स्कूल सिस्टम लागू नहीं किया। जिन देशों ने 99 और 100% साक्षरता की दर हासिल की है वो कॉमन स्कूल सिस्टम से लागू की, यानी कि हर एक बच्चे को एक जैसी शिक्षा व्यवस्था में पढ़ने का अधिकार है। हमारे यहाँ 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था है, एक पैसे वालों के लिए जो फीस दे सके अपने बच्चों की, और दूसरे गरीब लोगों के लिए जो फीस नहीं दे पाते हैं तो उन्हें अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजना पड़ता है जहाँ टीचर ही नहीं आता। तो वो जो अंतर है वो और बढ़ जाता है गरीब अमीर में, क्योंकि अमीर का बच्चा पढ़ के फिर अच्छे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या अच्छी नौकरी में चला जाता है, और गरीब के बच्चा जो है वो तो स्कूल की पढ़ाई भी नहीं पूरा कर पाता। आधे बच्चे, ये तो मनमोहन सिंह ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में आधे बच्चे जो है कुपोषण का शिकार है, और ये राष्ट्रीय शर्म
का विषय है। इट्स अ नेशनल शेम उन्होंने कहा कि आधे बच्चे जो है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। लेकिन सवाल ये है कि जब देश का प्रधानमंत्री कहने लगे ये बात तो बड़ी चिंता की बात है ना, क्योंकि वो किससे शिकायत कर रहे हैं? हम और आप शिकायत करें तो बात समझी जा सकती है, लेकिन जो आदमी 9 साल तक कुर्सी पे बैठा रहा प्रधानमंत्री की, हाँ, वो चाहता तो सबको ठीक से खाना मिल सकता था, वो राशन की व्यवस्था को ठीक कर देता। आप तमिलनाडु में चले जाइए, स्कूलों में बहुत अच्छा खाना मिलता था। आप छत्तीसगढ़ में चले जाइए, 70-80% लोगों को 1 रुपये 2 रुपये किलो पे चावल मिल जाता है राशन की व्यवस्था। अपने देशों में राज्यों ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं लागू की हुई है, लेकिन हम देश के पैमाने पे हम अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं उपलब्ध करा पा रहे। और आधी महिलाएं खून की कमी के शिकार हैं, उनको एनीमिया है। तो ये सब जुड़ा हुआ है आपस में। ये आंकड़े आप देखिए, आधी महिलाएं खून की कमी की शिकार, आधे बच्चे कुपोषित और आधे ही बच्चे हैं जो कक्षा 8 के पहले स्कूल की व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं। पढ़ाई इसलिए पूरी नहीं कर पाते क्योंकि वो कुपोषण का शिकार है। खाना ठीक से नहीं मिल रहा है तो दिमाग कैसे विकसित होगा? कुपोषण क्यों है? उनका स्वास्थ्य कमजोर है क्योंकि वो उनकी माँ का ही स्वास्थ्य कमजोर है जिसने पैदा किया है। तो ये हिंदुस्तान की मौलिक समस्याएं हैं और कहाँ हम उलझे हुए हैं कि वो मस्जिद से लाउड स्पीकर बज रहा है इसलिए मंदिर से भी लाउड स्पीकर बजना चाहिए, हाँ, और उसको लेके झगड़ा हो जाता है। लेकिन देखिए, इसमें गलती लोगों की भी, जो उकसाने वाले लोग हैं वो तो उनका तो उनका एजेंडा बहुत स्पष्ट है। अमित शाह को तो बहुत स्पष्ट एजेंडे के साथ भेजा गया उत्तर प्रदेश। उसका तो काम ही नहीं लड़वाना लोगों को, क्योंकि जब तक लोग लड़ेंगे नहीं तब तक वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा, है ना। लेकिन लोग क्यों लड़ जाते हैं? सवाल ये है, लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे क्यों लड़ जाते हैं? इसका मतलब यह है कि जो सद्भावना चाहने वाली शक्तियां हैं उनका काम कमजोर है ना। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब सिर्फ यही है कि हमें अपना काम मजबूत करना पड़ेगा। जब मुझसे कोई आरएसएस का लड़का बीएचयू में लव जिहाद की शिकायत करता है तो मैं कहता हूँ कि तुम क्यों परेशान हो गई बात से? भाई, अगर मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से शादी कर रहे हैं तो तुम लोग भी जाके मुसलमान लड़कियों से शादी करो। हाँ, लव जिहाद का यही उत्तर है और कोई। तो विभिन्न धर्मों के बीच में, विभिन्न जातियों के बीच में जब लड़के लड़कियां शादी करेंगे तभी तो ये जाति और धर्म की दीवारें कमजोर होंगी ना। हमने कहा तुम लोग भी जाओ, खूब मुसलमान लड़कियों से शादी करो जितना कर सकते हो। तो जो हमारा काम है वो मुख्य काम ये है कि जो ये बांटने वाली शक्तियां हैं समाज में जाति और धर्म के नाम पे, इनका मुकाबला हम करें। ठीक, इनका मुकाबला कैसे करें? इनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को तैयार कीजिए कि लोग इनके बहकावे में ना आए। ठीक, और मैं उस बात को फिर दोहराऊंगा क्योंकि उस बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे जो सबसे जाने माने नेता हैं जिनके नाम का इस्तेमाल मुलायम सिंह खूब करते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लेकिन उनकी एक बात नहीं मानते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस देश में नेहरू के खिलाफ जो है खूब बोला, और नेहरू जब इंदिरा गांधी को राजनीति में ला रहे थे तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उसका विरोध किया कि आप परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, अपनी लड़की को राजनीति में ला रहे हैं। और आज वो मुलायम सिंह जो लोहिया को अपना गुरु मानते हैं, वो क्या कर रहे हैं? अभी मैनपुरी में भी उनको कोई मतलब उस पूरी पार्टी में सिर्फ एक ही परिवार के लोग काबिल हैं, हाँ, उसके अलावा और कोई काबिल ही नहीं है। तो उनको कोई कैंडिडेट ही नहीं मिलता अपने परिवार के बाहर। लोग बता रहे थे, एक दिन मैं बता रहा था कि अब परिवार के कुल मिला के 45 या 49 लोग जो है ग्राम प्रधान से लेके
और मुख्यमंत्री तक की कुर्सियों पर बैठे हुए। तो परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करने वाले डॉक्टर लोहिया के नाम के मुलायम सिंह ने अपने पूरे परिवार को सत्ता की कुर्सी पर बैठा दिया। तो ये तो जैसे वो छद्म लोग हैं, ये भी छद्म लोग हैं। और असली लोग जो थे वो गांधी और सीमांत गांधी जब हिंदुस्तान में उनको भारत रत्न देने के लिए बुलाया गया 87 में, तो आपको मालूम है उन्होंने कौन सा सवाल पूछा पार्लियामेंट से, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से? उन्होंने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से कहा कि तुमने अपने संविधान में, संविधान की पहली लाइन में लिखा है कि तुम्हारी प्रतिबद्धता सोशलिज्म के प्रति है, ठीक? इंडिया इज अ सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक? तो उन्होंने कहा कि क्या तुम सोशलिस्ट सिद्धांतों को मानते हो? जरा अपना मूल्यांकन करो। सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म है गैर बराबरी को खत्म करके बराबरी को स्थापित करना, ठीक है? डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी जिसको सप्त क्रांति कहते हैं, 7 क्रांतियां। किस किस्म की क्रांतियां समाज में जरूरी है एक अच्छा समाज बनाने के लिए? और सबसे ऊपर कौन सा बिंदु है मालूम है आपको? नंबर 1, कोई गैस कीजिए। नहीं, एजुकेशन नहीं है, कम्युनल हार्मनी नहीं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी नहीं, जेंडर इनइक्वालिटी, ये आदमी कभी नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ। कुछ लोग कहते हैं मेरी पत्नी जो है वो एक्टिविस्ट है, और जिन्होंने बहुत गहराई से समाज के बारे में सोचा है, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानी समाज का सबसे, हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया की समाज का सबसे पेचीदा मुद्दा जो है वो औरत आदमी की गैर बराबरी। अभी यहाँ माइक पे वो जो सज्जन संचालन कर रहे थे, कहा आप कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम खुदाई खिदमतगार में औरतों को बढ़ावा देते हैं। मतलब ये अधिकार अभी उन्होंने अपने पास रखा। औरतों को बढ़ावा दे या ना दे, अभी ये अधिकार है इनके पास। ये चाहेंगे तो वहाँ जो औरतें बैठेंगी पकड़ ली, और ये चाहेंगे तो नहीं बैठेंगी। औरतें अपनी मर्जी से यहाँ नहीं बैठ सकती। आपका मजाक नहीं उड़ाना चाहता हूँ, ये हम सब के अंदर है, ये जितने मर्द हैं सबके अंदर। एक दिन बीएचयू में ये डिसीजन हुआ कि भाई ये लड़कियों के जो हॉस्टल कुछ और ज्यादा बन गए हैं। पहले वो सारी लड़कियां एक वो उसके अंदर रखी जाती थी, उसको कहते हैं वो महिला महाविद्यालय, गेट से घुसते ही बाई तरफ। अब लड़कियों के और हॉस्टल बन गए हैं, अब लड़कियां थोड़ा आज़ादी से घूमने लगी हैं। लेकिन ये तय हुआ कि 9 बजे सारी लड़कियों को हॉस्टल के अंदर हो जाना, उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। लड़कियों ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाई हमारे ऊपर तो हमला होता है, हम तो पीड़िता है ना, शिकार है, जो हमला करने वाला है आप उसको बंद करो ना, जिससे हमको खतरा है उन सबको 9 बजे के बाद आप हॉस्टल के अंदर बंद करो, हमें खुली आजादी दो कैंपस पे घूमने की। और देखा जाए तो यही सही बात है कि जो औरतों के साथ छेड़खानी की घटनाएं होती हैं तो दोषी तो आदमी है ना, तो आप दोषी को बंद करेंगे कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको बंद कर देंगे आप? तो ये मतलब धर्म, जाति और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, लोग कहते हैं जब ये सारी लड़ाइयां लड़ ली जाएंगी तो आखिर में औरत आदमी गैर बराबरी की लड़ाई लड़ी जाएगी। वो गैर बराबरी की लड़ाइयों में भी सबसे नीचे पायदान है, और डॉक्टर लोहिया ने उसको उठा के नंबर 1 पे दिया कि ये लड़ाई जो है सबसे जरूरी है। ये लड़ाई लड़ोगे तो बाकी लड़ाइयां भी लड़ने में आसानी होगी। जैसे हम लोग एक बार जा रहे थे पाकिस्तान पदयात्रा में 2005 में, तो हमने 3 मांगे रखी थी।
एक मांग ये थी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के सारे मसले जो है बातचीत से हल किए जाए। दूसरी मांग ये थी कि हथियारों को खत्म किया जाए और परमाणु हथियारों को तो एकदम तुरंत खत्म किया जाए। और तीसरी मांग ये थी कि सीमा को खोल दिया जाए, पासपोर्ट वीजा की जरूरत को खत्म किया जाए। अब हम लोग जलंधर में जा रहे थे पैदल, पीछे से एक साइकिल चलाता हुआ एक आदमी आया, सरदार। वो मेरे को कहता है कि आप ही इस यात्रा के संयोजक हैं। मैंने कहा हाँ मैं हूँ। मुझे लगा वो कहेगा कि आगे हमारा गुरुद्वारा है, आप आइए, हम आपको खाना खिलाएंगे या चाय पिलाएंगे, क्योंकि हमारी सारी व्यवस्था खाने पीने की ऐसे ही हुई थी। कोई हमें खिलाता था या, और वहाँ तो गुरुद्वारे बहुत हैं, तो गुरुद्वारों में जब हम आते थे तो मुझे ध्यान आया कि देखिए गुरु नानक ने कितना महत्वपूर्ण काम किया अपने दिनों में। एक तो वो उनका फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है कि वहाँ कोई भूखा नहीं रह सकता जहाँ गुरुद्वारे हैं। और हिंदुस्तान में जो बिल्कुल आप कभी भी चले जाइए, कोई भी चला जाए, मंदिरों में बाहर जो है वो भीख की तरह खिलाते हैं। आपको भिखारी की तरह बैठाएंगे और तब आपको खिलाएंगे। और गुरुद्वारे में बड़े सम्मान के साथ सभी अमीर गरीब अलग जातियों के लोग बैठ के और वहाँ बड़े प्रेम से भोजन करते हैं। और ये गुरु नानक ने जो किया उसमें दो चीज़ें उस समय की उसका समाधान निकाला। एक तो जो भूखमरी की समस्या थी, सबके लिए कम से कम 3 बार दिन में अच्छे खाने की व्यवस्था हो गई गुरुद्वारों में। और जो हिंदुस्तानी समाज में जाति व्यवस्था सबसे बड़ा कलंक है कि 2 जातियों के लोग साथ में मिलकर नहीं खाते हैं, उनको साथ में बैठा के खिलाना, जो आज भी बहुत कठिन काम है। आप मेरा आश्रम है हरदोई में, दलितों का गांव है, और कोई वहां पे ब्राह्मण आ जाए और मैं उससे कहूँ कि आप खाना खा लीजिए, तो सबको मालूम है कि दो में से एक जवाब आएगा। या तो वो कहेगा नहीं बस मैं अभी खाना खा के जा रहा हूँ, या वो कहेगा नहीं आज मेरा पेट खराब। और सबको मालूम है कि बहाना बना रहा है। असल में ये दलितों के साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहता, तो वो उसको भी मालूम है जो बहाना बना रहा है, और जो दूसरे लोग हैं उनको भी मालूम है कि ये साथ में खाना न खाने का बहाना है। तो ये उस समय सोचिए कि कितना इनोवेटिव सोल्यूशन गुरु नानक ने निकाला। और मुझे जो बात मैं असली कर रहा था वो ये कि उस आदमी ने हमको ये कहा कि आपकी जो मांग है जिसपे आप लोगों का हस्ताक्षर ले रहे हैं, असल में अगर आप इसको उल्टा कर दें, ठीक, आप ये कर दें, नंबर 1 मांग ये कर दें कि पहले सीमा खोल दी जाए और लोगों का आना जाना आसान हो जाए, पासपोर्ट वीजा की जरूरत खत्म हो जाए, ठीक, तब आपकी बाकी जो 2 मांगे हैं वो पूरी करना और भी आसान है। अब देखिए कितनी समझदारी की बातें हैं। तो मेरे पास पीएचडी है, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोच सकता था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में हथियारों की होड़ और जो आपसी समस्याएं हैं, चाहे वो कश्मीर हो चाहे दूसरे मुद्दे हो, इनको हल करना तब ज्यादा आसान होगा जब लोगों का मिलना जुलना आसान होगा। अभी तो ज्यादातर जो दुश्मनी का माहौल बना के रखा गया है वो इसलिए सरकारें सफल है दोनों तरफ, क्योंकि लोगों को मिलने जुलने नहीं देती। लोग अगर मिलने जुलने लगे तो ये दुश्मनी लोगों के स्तर पे तो एकदम जो असल में भी नहीं है, वो सिर्फ एक अखबारों ने या सरकारों ने उसको बना के रखा है बहुत कृत्रिम तरीके से, वो तो खत्म हो जाएगा। और जब दुश्मनी खत्म हो जाएगी तो फिर झगड़ा किस बात का? फिर लोग खुद ही पूछने लगेंगे कि आपने ये हथियार क्यों बना के रखे। हाँ, अभी तो सबको अपनी राष्ट्रभक्ति साबित करने के लिए ये कहना पड़ता है कि नहीं, हम भी जाके सीमा पे जो है वो अपना सर कटाने को तैयार है बिना वजह। अरे भाई, किसी अच्छे काम के लिए तुम जो है अपना वो अपनी ऊर्जा और ये लगाओ। तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारा काम है वो है थोड़ा सा चुनौती वाला, लेकिन वो बहुत स्पष्ट है कि हमको क्या करना है। और हमारे पास ऐसे लोग हैं, ऐसे वैचारिक प्रतीक हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गांधी के बाद, और
जयप्रकाश नारायण जिन्होंने इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और आचार्य नरेंद्र देव सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष। आपको बताऊं, BHU, लखनऊ यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ, 3 यूनिवर्सिटीज के कम से कम वाइस चांसलर रहे। वो इस पार्टी के पहले अध्यक्ष थे, लेकिन दुर्भाग्य से ये विचारों वाली पार्टी 1977 में जनता पार्टी में मिल गई, खत्म हो गई, जो जनता के मौलिक सवाल उठाती थी। पार्लियामेंट के अंदर पहली बार उड़ीसा में भूखमरी का सवाल उठाया किशन पटनायक, जो लोहिया की पार्टी के सबसे कम उम्र के सांसद थे। ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे मुद्दे लेके आते थे जो कभी लोग सोच नहीं सकते थे। तो वो काम जो हिंदुस्तान में खत्म हो गया, और ये जो फर्जी किस्म की पार्टियां हावी हो गई हैं, जो करप्शन के पैसे से चुनाव लड़ती हैं, ये सारी पार्टियां, इसमें से एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो ये काम नहीं करती है। और ये बहुत सीधा सीधा गणित है भाई। आपको मालूम है कि सांसद का चुनाव, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है, उसकी सीमा 70 लाख की। 70 लाख से आप ज्यादा नहीं खर्च कर सकते। लेकिन आप सबको मालूम है कि 70 लाख से कम तो कोई खर्च करता ही नहीं, सब उससे ज्यादा खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। कोई कहता है 1 करोड़, कोई कहता है 10 करोड़। अब मालूम नहीं कितने करोड़ खर्च करते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च तो होते हैं। अब तो ग्राम प्रधान के चुनाव में लोग कहते हैं कि लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। ठीक, तो असली मुद्दा ये है कि ये जो पैसा है ये कहां से आ रहा है, और अपने देश में भ्रमित करने वाले लोग भी बहुत हैं। अब वो रामदेव एक है, वो कहते हैं कि विदेशों में जमा काला धन लेके आओ। विदेशों में तो जो काला धन जमा है वो तो आना ही चाहिए, वो तो एक बार भ्रष्टाचार हुआ वो जाके वहां जमा हो। लेकिन उस काले धन के बारे में कोई बात नहीं करता जिससे कि अपराधी और भ्रष्ट लोग चुनाव जीत के विधानसभाओं और संसदों में पहुंच जाते। वो काला धन, अभी एक ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट जारी की है कि देश की 400 कंपनियों ने 70,000 करोड़ रुपए लोन लेके रखे हुए हैं, जो वो वापस नहीं कर रहे। इस देश में पिछले 20 सालों से, जब से मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीतियां लागू की, तब से 2.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है। किसान आत्महत्या क्यों करता है आपको मालूम है? वो ऋण लेता है, ऋण वापस नहीं कर पाता है। जब उसे परेशान किया जाता है तो बेचारा सोचता है कि इस अपमान को झेलने से तो अच्छा है कि हम अपनी जिंदगी को खत्म कर दें। लेकिन विजय मल्ल्या जो 2,673 करोड़ रुपए सरकार का विभिन्न बैंकों का लोन के रूप में लेके बैठे हुए हैं, जब उनकी एयरलाइन बैठ जाती है तो वो सरकार से कहते हैं कि मुझे पैसा दो ताकि मैं अपनी एयरलाइन चला सकूं। मतलब आपकी दुकान बंद हो जाए और आप कहें सरकार से कि आप मुझे पैसा दीजिए, और 2,673 करोड़ रुपया पहले ही दबा के बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी वो IPL की टीम भी खरीदते हैं, फॉर्मूला 1 कार रेस में भी कंपनी को वो एक टीम को प्रायोजित करते हैं, और उनके बाकी सारे काम चल रहे हैं, लेकिन बैंकों को देने के लिए पैसा नहीं। हाँ, तो जिनको आत्महत्या करनी चाहिए वो तो ऐश कर रहे हैं, और जिस बेचारे को जिंदा रहना चाहिए क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण काम कर रहा है, अनाज पैदा कर रहा है जिससे हम और हमको आपको भी खाना मिलता है दिन में 3-4 बार, वो बेचारा आत्महत्या कर रहा है। तो जेल में तो इन सबको होना चाहिए। ये जो कंपनियों के बड़े बड़े मालिक हैं जो जनता का पैसा दबा के बैठे हैं, और जो पैसा चुनाव में लगता है, काला धन, यही तो पैसा है ना जो चुनाव में लगता है। अब वो एक आदमी इस समय जेल में है, सुब्रत राय, जिसको 10,000 करोड़ रुपए सरकार को देते हैं। अब उसकी समस्या ये है कि पैसे तो हैं उसके पास, लेकिन दे किसको? क्योंकि उसने सारे नेताओं, फिल्मी हस्तियों और खिलाड़ियों का काला धन फर्जी नामों पे जमा करके रखा हुआ है। वो लोग अस्तित्व में है ही नहीं। वो कहीं की वोटर रोल उठा के उसने बैंक खाते खोल दिए, और उसमें इन सब लोगों का काला धन जमा। अब वो कोर्ट कह रही है पैसे वापस करो। अब उसके लिए समस्या ये है कि वापस किसको करें, क्योंकि वो लोग ही नहीं है। वो पैसा तो समाजवादी पार्टी का है जो जमा है वहां, ऐसा मुझे कल पता लगा। वो पैसा तो
ये बड़े बड़े नेताओं और इनका है ना। बाल ठाकरे मुझे नहीं याद कि बम्बई छोड़ के कहीं जाते हो, लेकिन सुब्रत राय की लड़की की शादी अटेंड करने लखनऊ आ गए, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से उनको काफी नफरत है। जो आदमी बम्बई छोड़ के कभी नहीं जाता है कहीं, वो इनके लड़के की शादी में क्यों चला है? तो ये सबको मालूम है कि वहाँ क्या होता है सहारा शहर के अंदर। लेकिन ये जो असली समस्याएं हैं, इस पे कोई, अब सुब्रत राय से पैसा वसूलने या उनके खिलाफ इस समय कोई भी बोलने को तैयार नहीं। जो सब विदेशों में जमा काले धन के बारे में चीख के बोलते हैं मंचों से, उसमें से एक भी आदमी जब रामदेव लखनऊ जाते हैं तो पता है वो कहाँ ठहरते हैं? इन्हीं के यहाँ। सुब्रत राय उनके मेजबान होते हैं। तो ये देखिए कितनी, ये जो पूरा नेक्सस है इन लोगों का, काला धन पे राजनीति करने वालों का, ये जब तक इसको देश में नहीं तोड़ा जाएगा तब तक हम इस देश की राजनीति को नहीं सुधार सकते। और जब तक इस देश की राजनीति नहीं सुधरेगी, ये हमारे सामने ये सारी चीजें, चाहे वो निरक्षरता हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे सांप्रदायिकता, ये सारे सवाल हमारे सामने खड़े हैं। और इन सवालों से मजबूती के साथ लड़ना हमें बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं आपकी इस बात के लिए काफ़ी तारीफ करता हूँ कि आप सेवा का काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप राजनीति का काम नहीं करेंगे तब तक इस देश की व्यवस्था नहीं सुधरेगी। आप पैचवर्क तो करते रह जाएंगे, लेकिन रिलीफ का काम, सरकार के पास इतना पैसा है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पता लगा सुनामी में करोड़ों रुपए आ गए, लेकिन बाद में आरटीआई से किसी ने पूछा कि ये पैसा खर्च कैसे किया गया, तो पता लगा वो पैसा खर्च ही नहीं हुआ। सुनामी रिलीफ का सारा पैसा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में रखा रहेगा। तो सरकार अगर चाहती तो वहां कितना काम कर सकती थी। तो हम सरकार को जवाबदेह बनाएं, सरकार की व्यवस्था ऐसी हो कि लोगों के काम आसानी से हो। जैसे इस अभी जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, हमारी सबसे पहली मांग ये थी, जो और कोई पार्टी नहीं इस मांग को उठाएगी, कि जितने सरकारी तनख्वाह लेने वाले और जितने जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। इसके सिवाय सरकारी स्कूलों को ठीक करने का और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका हो तो कोई बता दे मुझे। हाँ, या और कोई पार्टी इसके अलावा कोई भूमिका ले सकती हो तो लेके दिखाए। और हम उनको चुनौती देते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों को, कि आप इस बात को कहिए या आप बताइए कि क्या होना चाहिए इस मामले में। इसके सिवाय कोई रास्ता आप बता दीजिए सरकारी स्कूलों को ठीक करने का। जिस दिन डीएम, एसपी, एमपी, एमएलए का बच्चा पहुंच जाएगा सरकारी स्कूल में, सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। टीचर भी आने लगेगा, मिड डे मील भी ठीक हो जाएगा, शौचालय भी ठीक हो जाएगा, सारे बच्चे पढ़ने लगेंगे। तब हिंदुस्तान की साक्षरता दर भी 99% पहुंच सकती है। और ये बच्चा जो आज सुबह चाय बेचने आया था, ये चाय नहीं बेच रहा होगा, वो उस समय स्कूल में होगा। तो ये मुझे लगता है कि एक पर्ची आ गई है। हाँ, ठीक। तो मेरा अंदाजा सही था, तो इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ पे रोकता हूँ। और अब जो है, ये कहा गया था इंटरैक्टिव सेशन है, मैं माफी चाहता हूँ, ये एक तरफा हो गया। अब जो है थोड़ा बहुत इंटरैक्टिव, मुझे लगता है लोगों की चाह पे आप जितना बोले 20 मिनट से ज़्यादा बोलते ही मतलब बहुत इंटरेस्टिंग स्पीच था। आमतौर पर सर इतना नहीं बताते हैं, और सर नहीं, हम ये चाहेंगे कि अगर कोई आए तो वहाँ से सवाल कर सकते हैं। और प्लीज़ इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा, खासकर जो नए बच्चे बता दूँ, सर भी प्रोफेसर हैं, तो सर को प्रोफेसर की हैसियत से ट्रीट करें। आप अंदाज रखें कि आप भी टीचर हैं, तो वो टीचर वाली तहजीब हमारे बच्चों में जरूर हो। तो आप स्पीक योर